क्या बताऊं, 2014 से पहले जब तक मोदी जी नहीं थे तब मैं भी कलेक्टर था कलकत्ता का। नौकरी चली गई है। क्यों? ये जब इनकी नौकरी जा रही है ना, जो चोरी छिपे, इनका एक्चुअली इकोसिस्टम ये तैयार कर रही थी ममता बनर्जी इस तरह के लोगों को नौकरी देके, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन में जो काम करने जाते हैं वो स्कूल के टीचर्स वगैरह ही रहते हैं, स्कूल के प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर बन के जाते हैं। एमसी के बड़े दिग्गज नेता ने कहा कि भैया 200 करोड़ पार्टी फंड में जमा कराओ और 200 करोड़ से अपना धंधा शुरू करो, और उसके अलावा आपके फैक्ट्री में जितने भी लोग रहेंगे उसका 40% जो लोग काम करेंगे वो हमारे लोग रहेंगे। ममता बनर्जी जो कांग्रेस से अलग हुई है ना, ये कोई नैतिक या वैचारिक या विचारधारा के ऊपर अलग नहीं हुई थी। बोफोर्स का जो पैसा था उसका आवंटन को लेकर जो झमेला शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी में, आप उस समय देखे होंगे कि जिस समय बोफोर्स घटना हुआ था उस समय बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टियां बनी। रिजवानुर को जानते हैं? जी। हाँ, रिजवानुर के मामले में यहाँ पे धार्मिक बात करती है ना ममता बनर्जी कि हम सब धर्म को देख के चलते हैं। वो लड़का, नौजवान लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, उसका लाश मिला पार्क सर्कस स्टेशन के सामने, उसको आज तक न्याय मिला। उसका भाई रुकबानू राज MLA बन के हाँ मोटा पैसा कमा रहा है, कोई काम नहीं करता है, आज करोड़ों का मालिक बन चुका है। सकते हैं कि जो सुनीता को मिला वो सुल्ताना को नहीं मिला, देश में गैस सिलेंडर नहीं मिला, कि घर नहीं मिला, कि पानी नहीं मिला, कि बिजली नहीं मिला? कोई बोल सकता है? यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। छोटे छोटे लीडर जो है ये लोग तो खुलेआम गाली बक रहे हैं, पर इतना फैसिलिटी है मोदी जो है मुसलमानों को, मुसलमान जो है अभी तो खुलेआम पेपर में जो है आप बताइए ना। अच्छा, उत्तराखंड में जो हो रहा है, आपके लीडर बयान दे रहे हैं? मेरे लीडर नहीं दे रहे बयान। पर्सनल किसी को नहीं होना यहाँ, ठीक है? यहाँ ना मोदी जी हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी सरकारी स्कीम होती है वो सबके लिए होती है। चाहे कोई भी स्कीम अगर हम आपको ना देना चाहें वो बात अलग है, लेकिन सरकारी स्कीम जो होती है वो सबके लिए होती है, ठीक है? अगर ममता बनर्जी ने अगर आज सबको दिया है तो वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं दिया जाता है, कागज़ में आता है, सब दिया जाता है। मुझे समय की भी बात बता देता हूँ, जब 900 रुपये सिलेंडर 2014 से पहले मिल रहा था तो उन्हीं की मंत्री रेणुका चौधरी कहती हैं LPG गैस गरीबों के लिए थोड़ी ना है। आज LPG गैस हर गरीब के घर में है। बात बार बार उठ रहा है। और मुझे पब्लिक ने एक सेकंड समय में जब 9 सिलेंडर सिर्फ साल में मिलता था 12 महीना में, और वो भी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद, कभी कभी तो सिलेंडर नहीं मिलता था तो आपको ब्लैक में 2000, 2500, 3000 रुपए का एक सिलेंडर लेना पड़ता था। आज गैस वाला कोई भी एजेंसी हो वो आपके घर में बिना बुकिंग किए भी मेरे घर में आता है। तो तभी सुविधा पहुंचाए हैं, इलेक्शन देख के नहीं किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का कोई भी स्कीम इलेक्शन ओरिएंटेड नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट माइल तक जितने भी योजनाएं उसका लाभ सभी जनता को पहुंचे, ना कि हम इलेक्शन के पहले कुछ बांट दिए। जैसे बिहार में चुनाव होता है, इलेक्शन के एक दिन पहले मुर्गा और दारू बंट जाता है, वोट क्लियर हो जाता है। बिहार में जब जदयू नीतीश कुमार चचा, पलटू चचा हमारे, अभी तो फिर हो सकता है बीजेपी में जा सकते हैं आप। पलटू चचा तो इसीलिए नहीं तो अपने चचा को फिर कैसे बोल रहे हैं? हम वैसे भी बोलते हैं। हाँ, हम पहले भी बोले हुए हैं। पहले मतलब अभी हटने से पहले आपने बोला है? बीजेपी के साथ अलायंस में थे तब भी हम उनको साक्षात सामने पलटू बोले हुए हैं, ठीक है? कोई पीछे की बात नहीं है। मेरा इतना है कि हम नीतीश कुमार जी से ऐसे 1 to 1 मिल सकते हैं। तो जब लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के साथ है तो मुद्दा भी वही होगा। गोरू चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, हाँ, आपका नौकरी चोरी पर बोलते आती है। भैया लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा बात को। ममता बनर्जी बराबर बोलते आती हैं कि मैंने अपने माँ के गहने बेचकर अपने भाई को, अपने भतीजों को पढ़ाया लिखाया है, ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए, और हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। एक तरफ रोज़गारी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और दूसरी तरफ इंडिया और भारत है। हमारे साथ उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वो इंडिया के साथ है या भारत के साथ है, और महंगाई और बेरोज़गारी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सबसे पहले ज़्यादा तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस में। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम आशीष है। क्या करते हैं सर? जी, मैं IT सेक्टर में HR मैनेजर हूँ। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपको 2024 लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री के तौर पर जीत के आ सकता है? ये प्रश्न है, ये आपका मेरा प्रश्न समझिए या आपका जो भी हो। अच्छा, अगर ये प्रश्न है तो मैं आम पब्लिक से मेरा पूछना चाह रहा हूँ, आपके जो भी पसंद हो, आपको कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं वापस। वापस मोदी जी एक बार फिर से आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया पिछले 9-10 वर्षों में, उनके काम पे वोट मिलेगा। चाहे वो ज़मीन पे काम बोलिए, जो जनरल काम होता है जिससे पब्लिक को सुविधाएं पहुंचती है, खेतीबाड़ी के मामले में बोलिए, या फिर आप स्पेस साइंस में बोलिए, सभी जगह पे उन्होंने अच्छा काम किया है। एक चीज़ बताइए, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बात करने से पहले बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, ठीक है। इस बेरोज़गारी और महंगाई में आपको लगता है कि मोदी सरकार एक बार फिर से वो अपनी सरकार को बचा पाएंगे? जी अब क्या बताऊं, 2014 से पहले जब तक मोदी जी नहीं थे तब मैं भी कलेक्टर था कलकत्ता का, नौकरी चली गई है। क्यों? क्या बताऊं, बेरोज़गारी है। आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं ना, मैं कलेक्टर था, मोदी जी आते ही हटा दिए हमको कलेक्टर का। आपके साथ तो दुश्मनी तो नहीं रहा होगा? है? दुश्मनी तो मोदी जी का नहीं होगा जो आने से आपको निकाल दिया गया हो। तो भैया बेरोज़गारी कहाँ से आ गया, ये भी बता वही तो मेरा सवाल आपसे कि बेरोज़गारी महंगाई, मान लीजिए आपके अगर नौकरी नहीं गई है। पहले कांग्रेस के राज में यूपीए का जब शासन चल रहा था तो सभी कलेक्टर थे, डीएम थे, सभी को सरकारी नौकरी थी। आज अचानक से सारी सरकारी नौकरियां चली गई हैं। अब ये कष्ट उनको हो रहा है जो 82,000 नौकरी ममता बनर्जी ने फेक टीचर्स को दी है। जो टीचर वाला जो घोटाला सामने आया है, जिस पर हाई कोर्ट भी अपना संज्ञान लिया हुआ है, हाई कोर्ट अपना निर्णय सुना रहा है, रोज़ सुना रहा है। ये जब इनकी नौकरी जा रही है ना, जो चोरी छिपे, इनका एक्चुअली इकोसिस्टम ये तैयार कर रही थी ममता बनर्जी इस तरह के लोगों को नौकरी देके, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन में जो काम करने जाते हैं वो स्कूल के टीचर्स वगैरह ही रहते हैं, स्कूल के प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर बन के जाते हैं। तो वो उनका एक ये सिस्टम, इकोसिस्टम बना रही थी कि हमारे लोग रहेंगे चुनाव में, हमारे लोग रहेंगे तो धांधली करने में आसानी होगा सब। मैं अभी पिछले चुनाव की बात बता देता हूँ। जब पौरसभा निर्वाचन हो रहा था कलकत्ता का, दूसरे वार्ड का 51 नंबर वार्ड का एक व्यक्ति यहाँ से पर्चा भरता टीएमसी से और उसको यहाँ का टिकट मिल जाता है, वो वहाँ से आके यहाँ चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसी वार्ड का वोटर किसी भी बूथ में नहीं बैठ सकता है। नहीं, मुझे एक बात उसके अलावा ये लोग प्रेशर डालते कि भाई ऐसा नहीं, वैसा ये नियम है, वो नियम। अरे भाई नियम में बदलाव लाइए। नियम तो ममता बनर्जी के या टीएमसी के हाथ में नहीं है, वो तो सेंटर के हाथ में है। की वर्तमान की तरह अभिनंदन वर्तमान की तरह मूछ रख लेगा तो वो बहुत बड़ा आदमी कहलाएगा, उस तरह का मूछ रख। आप जैसे आपने कहा तो, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उनके भी तो हेड हैं, वो अपने मन से तो कुछ भी करवाते नहीं होंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे स्टेट का लॉ भी बहुत सारा अलग होता है। जैसे यूएस में है उस तरह से इंडिया में भी स्टेट लॉज वगैरह अलग होते हैं। कुछ जगह पे राज्य सरकार अपना डिसीजन ला सकती है, अपने लोगों को रख सकती है, ठीक है। फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो अपने ताकत का प्रयोग करके वो अपने लोगों को बैठा रही है ऊँचे पदों पे, और ऊँचे पद के लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीज़ को, इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सेंट्रल फोर्सेस भी तो यहाँ पे थी। आपको लगता है कि सेंट्रल फोर्सेस का एक रोल होता है जो कि रूम के बाहर होता है। आप अगर इलेक्शन वोट देते हैं या कभी बूथ में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि सिक्योरिटी का काम बूथ के बाहर का है। बूथ के बाहर कोई झमेला नहीं होना चाहिए, कोई गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। बूथ के अंदर आप क्या कर रहे हैं उसमें उनका भूमिका नहीं रहता। उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक जाके बाहर ऑफिसर को नहीं बोलेगा, सीआरपीएफ को बोलिए या जो भी फोर्सेस जो हम लोग लाते हैं इलेक्शन में, उनको नहीं जाके बोलेगा, तब तक वो एक्शन नहीं ले सकता है। लोकल पुलिस का बहुत बड़ा भूमिका रहता है कि वो जाके बताए। यहाँ पे लोकल पुलिस तक मिसलीड करती है सेना को। जो अर्धसैनिक बल हमारे यहाँ चुनाव कराने आते हैं उनको गलत जगह, गलत, वो तो बाहर से आते, दूसरे स्टेट से आते, उनको यहाँ का हालचाल पता नहीं होता है। एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपने ये बताया कि टीचर आपका रिक्रूटमेंट में आपका धांधली हुई है, हाँ। तो वहाँ पे तो कई सारे लोग तो आपके जेल के अंदर भी हैं। हाँ बिल्कुल है। गलत काम हो रहा है तो टीएमसी तो एक्शन ले रही है ना। धीरे करके भाईपो भी जाएंगे। अभी ममता बनर्जी भागी हुई हैं ये बता के स्पेन की जा रहे बिजनेस लाने। पिछले 11 सालों में, 12 सालों में कोई बिजनेस नहीं आया, कोई इंडस्ट्री नहीं आया। अरे भाई, जब आपके देश के लोग यहाँ पे नहीं काम कर पा रहे हैं, बंगाल में आपकी इतनी दुर्नीति है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरा एक मित्र है,
जो कि पुणे में एक आईटी कंपनी के लिए काम करता है, उसका एक फ्रेंड सिंगूर में आलू चिप्स की फैक्ट्री डालने वाला था, जो लोकल चिप्स आपका लेज वगैरह के अलावा भी लोकल चिप्स वगैरह मिलता है, उसका फैक्ट्री डालने वाला था। उसका प्रोपोजिशन था 400 करोड़ रुपया लगाएगा, फैक्ट्री डालेगा। आपके दोस्त? हाँ, मेरे दोस्त के फ्रेंड। आपके दोस्त के फ्रेंड? जी, वो आईटी सेक्टर में काम करता है, उनका फ्रेंड को यहाँ पे बोला गया, वो जो प्रपोजल डाला था कि 400 करोड़ लगा के मैं ये फैक्ट्री चालू करूँगा, उनको सीधा सीधा टीएमसी के बड़े दिग्गज नेता ने कहा कि भैया 200 करोड़ पार्टी फंड में जमा कराओ और 200 करोड़ से अपना धंधा शुरू करो, और उसके अलावा आपके फैक्ट्री में जितने भी लोग रहेंगे उसका 40% जो लोग काम करेंगे वो हमारे लोग रहेंगे। वो बेचारा भाग गया यहाँ से। सिंगूर में टाटा को उखाड़ फेंका। आपको बता दे रहा हूँ टाटा का पूरा प्रोपेगेंडा क्या है यहाँ पे, ठीक है? बताइए। टाटा यहाँ फैक्ट्री डालती, टाटा यहाँ एक जमशेदपुर, टाटा नगर, रांची बन सकता था, या फिर आप जहाँ पे गुजरात भी बन सकता था। गुजरात में टाटा गुजरात में सानंद में जहाँ पे नैनो की फैक्ट्री बनी, उस तरह का एक प्रोजेक्ट कल बंगाल में हो सकता था। वो आपको क्या लगता है वो टाटा से भी कुछ ऐसा कुछ क्या खींचना चाहती थी? और आपको ये भी बता दूं, ममता बनर्जी जो कांग्रेस से अलग हुई है ना, ये कोई नैतिक या वैचारिक या विचारधारा के ऊपर अलग नहीं हुई थी। बोफोर्स का जो पैसा था उसका आवंटन को लेकर जो झमेला शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी में, आप उस समय देखे होंगे कि जिस समय बोफोर्स घटना हुआ था उस समय बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टियां बनी। उनका मेन उद्देश्य ये था कि बोफोर्स घोटाले का पैसा सभी में ठीक तरह से नहीं बांटा गया था, और टीएमसी का भी जन्म पैसे का, बोफोर्स का, और जो भी घोटाले उस समय हो रहे थे कांग्रेस सरकार द्वारा, उसके पैसे के आवंटन को लेकर आज ममता बनर्जी अलग हो गई कांग्रेस से। अगर बात सिर्फ विचारधारा की होती तो आज INDI अलायंस आज बन नहीं रहा होता। I.N.D. इसके बारे में बोल रहे हैं आप? इंडिया आज देखिए ना, सीपीएम भी मिल रहा है। ममता बनर्जी जो एक आंख से सीपीएम को देख नहीं चाहती थी, अपने घर में लाल रंग लगने नहीं देती थी, चाहे धर्म के हिसाब से लगे या पेंट के हिसाब से लगे, वो आज जाके सीताराम येचुरी से हाथ मिला रही हैं, वृंदा करात से हाथ मिला रही हैं। टाटा से पैसे खींचने की कोशिश में ममता ने टाटा को खो दिया। रिजवानुर को जानते हैं? जी। हाँ, रिजवानुर के मामले में यहाँ पे धार्मिक बात करती है ना ममता बनर्जी कि हम सब धर्म को देख के चलते हैं। वो लड़का, नौजवान लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, उसका लाश मिला पार्क सर्कस स्टेशन के सामने, उसको आज तक न्याय मिला। उसका भाई रुकबानू आज MLA बन के हाँ मोटा पैसा कमा रहा है, कोई काम नहीं करता है, आज करोड़ों का मालिक बन चुका है। मेरे यहाँ पे बहुत सारा मुसलमान भाई लोग होगा, रिजवानुर को मिला उसको न्याय मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का वो चाल था। टीएमसी का MLA है रजपाल सिंह, टीएमसी धीरे-धीरे आराम से मामले में था, जो केस को देख रहा था रजपाल सिंह, आज टीएमसी का MLA है। जो ऑफिसर थे आज वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। रिजवानुर को न्याय कब मिलेगा? ये ममता बनर्जी, यहाँ जितने भी उपस्थित है टीएमसी के कार्यकर्ता या समर्थक या मेरे मुसलमान भाई जो मुसलमान के लिए लड़ते हैं, वो बोल पाएंगे ममता बनर्जी ने रिजवानुर को क्यों नहीं न्याय दिया? एक बात और बताइए, हम लोग आते हैं, आपने जिस तरीके से रिजवानुर का एग्जांपल दिया, मुझे एक चीज़ और बताइए, ठीक है, जिस तरीके से बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उस मामले में यहाँ पे इलेक्शन हारी है, तो आपको नहीं लगता है कि वो बीजेपी अगर ये मुद्दा अगर उठाती सही से तो वो इलेक्शन जीत सकते थे? लेकिन आपने जितने भी आपने आरोप लगाए टीएमसी के ऊपर, ये आरोप आप जैसे लगाए हैं, लेकिन इस आरोप के बावजूद ममता बनर्जी यहाँ पे भारी मतों से जीती है। ठीक है, आप तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मेजोरिटी शुड बी ग्रांटेड। मेजोरिटी ठीक है, वोट में तो चलता है, जिसका मेजोरिटी रहेगा उसका सरकार बनेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, जिसका मेजोरिटी रहेगा सरकार बनेगा। लेकिन यहाँ पे चचा खड़े हैं, ये बोल सकते हैं कि जो सुनीता को मिला वो सुल्ताना को नहीं मिला, देश में गैस सिलेंडर नहीं मिला, कि घर नहीं मिला, कि पानी नहीं मिला, कि बिजली नहीं मिला? कोई बोल सकता है? यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। ठीक है, हम लोग मुद्दे के लिए नहीं, हम लोग सुविधा के लिए। हम भाई ममता बनर्जी जितना बार हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई ये सब करती है, कभी मोदी जी को या किसी बीजेपी नेता को आपने देखा कि नहीं हमारे मुसलमान, हमारे लिए 140 करोड़ जनता सब समान है? नहीं, मोदी जी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोदी जब बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता की, लेकिन उसके अगर छोटे नेता की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता उनके बयान गलत है मुस्लिम को लेके? कैसा बयान, जैसे बताइए? जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले आप धर्म संकट आपका बना था हिमाचल प्रदेश में, आप जिस तरीके से मुसलमान को टारगेट किया, बॉयकॉट कर, उनके सामान को बॉयकॉट करने की कोशिश की गई। मैं ये वही मैं बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी ये जनता कर रही है, अभी जनता
ममता जनता नहीं, बनर्जी बड़े जैसे नेता है। भ्रष्ट नेता को और टीएमसी जैसे भ्रष्ट पार्टी को वोट दे सकती है। पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अकील खान है। अपना नाम बताइए। अकील खान। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर सर्विस करता हूँ। आप बताइए क्या बोल रहे थे आप? हमारा कहने का मतलब है कि बीजेपी के नेता तो खुलेआम जो है मुसलमानों को गाली बक रहे हैं। आप कैमरे सामने। और जहाँ पर सियासत का मामला में कोई पार्टी में जो है, कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों के हक में कोई पार्टी नहीं है। ममता हो नहीं, या इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आती है तो उन्होंने एग्जांपल दिया सलमान को भी उतना ही मिलता है जितना हिंदू को भी मिलता है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आती है, मुसलमान हो या हिंदू, उसमें कोई भेदभाव आपको लगता है हो रहा नहीं, है? उससे तो हमको इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जो ये बोले कि जो है जैसे- मोदी समर्थक जो मोदी जो है के जो सपोर्टर लीडर है, छोटे छोटे लीडर जो है, ये लोग तो खुलेआम गाली बक रहे हैं। हाँ, तो आप हिमाचल का ले लीजिए, मैं उसी का एग्जाम्पल दादा को दे रहा था। उत्तराखंड का ले लीजिए। उत्तराखंड में अभी बोला है ना कि एक हफ्ते में जो है यहाँ से मुसलमानों को चले जाना होगा, हट जाना होगा। देखिए दादा, ये आम जनता है जिससे, लेकिन एक चीज़ आप एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़ मैं दादा पूछना चाह रहा हूँ। जो चीज़ गलत है, चाहे वो हिंदू के साथ भी हो, चाहे वो मुस्लिम के साथ भी हो, चाहे इस मोहल्ले में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, गलत चीज़ को आप गलत मानते हैं ना? बिल्कुल गलत मानते हैं। अगर गलत वो जो नेता जो उन्होंने कहा जो भी है, को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यही आ रहा है। अच्छा, तब क्यों नहीं आवाज़ उठाता जब कश्मीरी पंडित ब्राह्मण हिंदू लोग को कश्मीर से भगाया जा रहा था, रालिब गलिब या चलिब का नारा लगा था? तो उस समय तो आप लोग का आवाज उठाना चाहिए नहीं ना। तो हमसे बुजुर्ग है। नहीं ना, आप तो अभी मेरा उम्र तो 8-10 साल रहा फिर होगा। आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतना फैसिलिटी है, मोदी जो है मुसलमान जो है अभी तो खुलेआम पेपर में जो है। आप बताइए ना। अच्छा, उत्तराखंड में जो हो रहा है, आपके लीडर बयान दे रहे हैं। मेरे लीडर नहीं दे रहे बयान। कौन? गलत बात है। आप लीडर का नाम बताइए। आप ये बताइए, लीडर का नाम बताइए। आप लीडर का हिमाचल नाम बताइए। वहाँ का चीफ मिनिस्टर बोला है। नहीं बोला है। नहीं, आप तब आपको नहीं मालूम है। तब आपको नहीं मालूम है। तब आपको नहीं मालूम है। हमको नहीं मालूम। हम हमको सब मालूम है। आपको तो तब भी कश्मीर भी मालूम होना चाहिए था जब रालिब गलिब चलिब हुआ था। एक सेकंड, एक चीज- बुजुर्ग है, आपको तो सब मालूम होना चाहिए। हम लोग के हक में कोई पार्टी नहीं है। हाँ? हम लोग के हक में कोई पार्टी नहीं है। सुनिए ना, मोदी जी इतना कर दे रहे हैं ना, नहीं, कोई नहीं करके कुछ गया। नहीं सब कर आपका रहा है। वोट लेता है और चला जाता है। नहीं सब आपका आपका वोट देखिए, लेता है और चला जाता है। आप देखिए, मोदी जी हो या आपका कोई भी नेता हो, पब्लिक का आप बोलिए। मोदी को इतने 5 लाख रुपए का सूट नहीं पहनता है। 5 लाख रुपया का नहीं, सूट एक मिनट। हाँ। आपको बता दें 10 लाख का था और वो एक मिनट 5 लाख का जो सूट था ना, वो 5 लाख नहीं था, 10 लाख था। और आपको बता दे रहे हो कितना करोड़ में बिका है पता है? हाँ। जो कि राजकीय खजाना में गया पैसा। अरे सुनिए, अरे भाई, ठीक है, एक सेकंड। मोदी खरीदा था। कोई क्यों चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बारे में सोचिए। देखिए चाचा, यहाँ पे हम लोग 300 रुपया किलो हम लोग सब अपने ऊपर क्या एक मिनट नहीं बढ़ा। कब नहीं बढ़ा? आज क्या बात कीजिए, आज के तारीख का बात कीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर, एक मिनट दादा, आराम से बताइए। आराम से हम लोग बात हम करेंगे। कब नहीं बढ़ा है वो बात बताइए। करेंगे, आराम से हम लोग बात करते हैं, एक चीज से बात कीजिए। मोदी जी हो, बंद करवा दीजिए ना। एक मिनट आराम से जो ट्रक आ रहा है वो ट्रक सब्जी कौन खरीद रहा है? आराम से दाम बढ़ रहा है, बरसात का सब्जी का एक सेकंड आप भी चुप रहिए, एक मिनट सब आदमी चुप रहे, अपनी अपनी बातों को अपनी तरीके से लीजिए, ठीक है? इसमें कोई भी पर्सनल किसी के साथ नहीं होना है। नहीं, वो पर्सनल हो रहे थे। नहीं पर्सनल किसी को नहीं होना है यहाँ, ठीक है? यहाँ ना मोदी जी हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी सरकारी स्कीम होती है वो सबके लिए होती है। चाहे कोई भी स्कीम अगर हम आपको ना देना चाहें वो बात अलग है, लेकिन सरकारी स्कीम जो होती है वो सबके लिए होती है, ठीक है? अगर ममता बनर्जी ने अगर आज सबको दिया है तो वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं दिया जाता है, कागज़ में आता है, सब दिया जाता है। मुझे एक चीज़, एक आराम से राशन दिया गया। एक सेकंड आप एक मिनट, कोई नहीं बोलने गया।
एक मिनट, एक चीज़ आप बताइए। नहीं नहीं, एक एक करके हम बात कर, आराम से बात कीजिए ना, पूरा टाइम जब तक आपका बात खत्म नहीं होगा यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। आप हम बता रहे हैं कि आपने से भी कहा 80 करोड़ जनता को आप लोग यहाँ पे मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग को गर्व होना चाहिए या हमें और सोचना चाहिए कि हम लोग 80 करोड़ को आज भी जनता को हम लोग मुफ्त में आपका अनाज दें? ये हमारे गर्व इसलिए होना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ पे सारे कल कारखाने धंधे पानी बंद हो चुके थे, यहाँ पे डाला नहीं लगता था, उन सभी लोगों को मिला। और इसका अध्ययन इसलिए होना चाहिए कि कुछ लोग वो 80 करोड़ में से जो कि हमेशा विपरीत भाषा में बात करते हैं, वो चाहते हैं कि ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू रहे, हमको कंटिन्यू तो नहीं होना चाहिए ना, फ्री में मिलता रहे। आप एक बात बताइए, आपको इच्छा हुआ, एक मेरे पीछे में सरकारी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, वहाँ पे आपको एक दिन इच्छा हुआ कि आप वहाँ पे 500 पैकेट चिप्स बांटेंगे। आप वो 500 पैकेट चिप्स इस दुकान से नहीं लीजिएगा, मेरे सामने जो दुकान है वहाँ से नहीं लीजिएगा। आप बोलिएगा 500 पैकेट चिप्स लेना है तो हम जाएंगे किसी होलसेलर से लेंगे, 2 रुपया कम पड़ेगा। बात सही है, बात सही है। लेकिन क्या होगा, जो माँ बाप अपने बच्चे को वो 5 रुपये का चिप्स देने के लिए 5 रुपये के लिए अलग से मेहनत करते थे, जिससे इकोनॉमी ग्रो करता है, 5 रुपये के लिए अलग से मेहनत करते थे, जिस 5 रुपये के वजह से जब वो दुकान में जाता था, उस दुकान से चिप्स खरीदता था, तो उस दुकानदार को 50 पैसा 1 रुपया मुनाफा होता था। आप उस चीज़ को पूरा ख़त्म कर दिए। आप इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। ये जो 500 रुपये का धंधा चल रहा है, लक्की भंडार और ये सब अपने अपने लड़कों को पकड़ा के, ये आपका इकोसिस्टम तोड़ने का इसमें आपको इकोसिस्टम तोड़ना क्यों, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि जिसको एक सेकंड, आप अगर देखें अभी मोदी जी ने अभी 200 रुपया गैस का सिलेंडर कम किया, ठीक है, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। तो आज जिस सिचुएशन है, आज आप कोविड से तो बेहतर सिचुएशन है, तो आपको नहीं लगता कि ये मोदी जी को 200 रुपया जो गैस का सिलेंडर है आप जो भी मिल रहा है, वो कोविड के बाद अगर मिलता तो आम जनता को और ज़्यादा फायदा होता? बता रहे, बिल्कुल बता रहे आपको। ये पहला बात तो कांग्रेस सरकार जब गैस बीजेपी पे रही है ना, मिनट ना, 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लेके रखी थी। इसका मतलब है कि भैया ये हम तुमको सर्टिफिकेट दे दिए, ऑयल कंपनी, तेल कंपनी, आप अपने पास रखना, हम ब्याज भरते रहेंगे। आज भारत सरकार उस ऑयल बॉन्ड पर जिससे वो सस्ता का क्लेम कर रही है, जो सस्ता में देते थे, उस समय की भी बात बता देता हूँ। जब 900 रुपये सिलेंडर 2014 से पहले मिल रहा था, तो उन्हीं की मंत्री रेणुका चौधरी कहती हैं एलपीजी गैस गरीबों के लिए थोड़ी ना है। आज एलपीजी गैस हर गरीब के घर में है। और दूसरी बात बता दूं, ये जो बॉन्ड लिया गया था, आज भी भारत सरकार उस बॉन्ड पर केवल 10,000 करोड़ रुपए सालाना का इंटरेस्ट कर्ज भर रही है। 1 मिनट कंप्लीट होने, ये बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। जब आप ये बात बार बार उठ रहा है और मुझे पब्लिक ने एक सेकंड समय में जब 9 सिलेंडर सिर्फ साल में मिलता था 12 महीना में, और वो भी 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद, कभी कभी तो सिलेंडर नहीं मिलता था तो आपको ब्लैक में 2,000 2,500 3,000 रुपए का एक सिलेंडर लेना पड़ता था। आज गैस वाला कोई भी एजेंसी हो, वो आपके घर में बिना बुकिंग किए भी मेरे घर में आता है, दादा एक बुकिंग करे दिन ना, हाँ अपना पौरे नहीं है वो, ऐसा हो गया कि घर में आपका सिलेंडर पहुँच के जा रहा है। अब वो बात बताइए, ओपेक कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशन है, वो लोग अपना एक क्वाड बना चुके हैं कि हम लोग इससे नीचे तेल नहीं बेचेंगे। दूसरी बात, ठीक है, भारत में केवल मात्र 12% ही तेल उत्पन्न हुआ रिफाइन किया जाता है जो कि यूज़ के लायक होता है। भारत में तेल नहीं है। जितना तेल आता है मिडिल ईस्ट अरब देश से, वेनेजुएला से, रशिया से आता है। हाँ, तो वो जो भरपाई है वो कहाँ से कीजिएगा आप? आपको रेल में, भारतीय सरकार रेल में 57% आपका रिजर्वेशन का छूट देती है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जितना भी आंकड़े टिकट का फेयर भरते हैं, आपने जो पूरा आपसे एक सेकंड दादा आपने पूरे आंकड़े दिए, मैं पूरा समझ रहा हूँ। सिर्फ एक सिंपल सा, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे यही सवाल पूछा, ठीक है, आप इसको एक लाइन में इसका जवाब दीजिए कि कोविड-19 के वक्त जो गैस के अभी 200 रुपये मिला, ठीक है, यही उस वक्त अगर मिलता तो उनको फ़ायदा होता। तो आपका ये कहना है कि उस वक्त अगर देने से देश को अगर एक्सचेकर को नुकसान होता, आपका ये कहना है? 19 के समय एक्सपोर्ट बैन, आपको नहीं लगता अभी जो दे रहे हैं वो अभी जो दे बाहर से कोई सामान उतना नहीं आ रहा था, और जो आ भी रहा था, जो हमारे पाइपलाइन के थ्रू से आ रहा था, बहुत लिमिटेड अमाउंट में आ रहा था। अभी और भी लगता है कि इलेक्शन जैसे नज़दीक आएंगे तो और भी 100-200 रुपये कम होने की उम्मीद है? ये तो मोदी जी तय करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करेगी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तय करेंगे कि किस तरह से हम लोग के पास तेल का आ रहा है। जिस तरह से रशिया हम लोग को सपोर्ट कर रही है, आशा करते हैं
कि अगर उसी तरह का सपोर्ट बना रहा तो आने वाले दिनों में 100, 150, 200 रुपया सिलेंडर पे और कम हो सकता है। हाँ, प्रोवाइडेड एक चीज़ कि अगर जिस तरह से सैंक्शन अमेरिका यूरोपीय देशों ने लगा रखा है रशिया पे, उसको भी असुविधा हो रही है भारत में तेल भेजने में, एक्सपोर्ट करने में। इसके वजह से हो सकता है कि अभी नहीं तो 2 महीना 3 महीने बाद अगर इलेक्शन से पहले मैं इलेक्शन कोई मैटर नहीं है। इलेक्शन मैटर नहीं है। हम लोग को जब सुविधा पहुंचाना है तो हम लोग तभी सुविधा पहुंचाए हैं, इलेक्शन देख के नहीं किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का कोई भी स्कीम इलेक्शन ओरिएंटेड नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट माइल तक जितने भी स्कीम का, जितने भी योजना है उसका लाभ सभी जनता को पहुंचे, ना कि हम इलेक्शन के पहले कुछ बांट दिए। जैसे बिहार में चुनाव होता है, इलेक्शन के एक दिन पहले मुर्गा और दारू बंट जाता है, वोट क्लियर हो जाता है। आपके बिहार में तो शराबबंदी बंद है। हाँ, आपको लगता है बंद है? मैं तो कागज दे के बता रहा हूँ आपको। नीतीश जी अपने दिल पर हाथ रख के, नीतीश कुमार जी अपने दिल पर हाथ रख के बोल सकते हैं शराब बंद है। वो तो गुजरात में भी बंद है, लेकिन आपको क्या लगता है गुजरात पटना में मिलता है, गुजरात में? हाँ, गुजरात में भी मिलता है। मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आपको दमन तक जाना पड़ेगा। मैं वही अब आते हैं हम लोग इलेक्शन में फिर से दोबारा रहता है गुजरात में, वो बताता है। हम लोग ठीक है, हम लोग नहीं वो ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अभी इंडिया और भारत बना है, ठीक है, अभी इंडिया वर्सेस भारत आपने बहुत सारे एंकर्स को भी देखिएगा या बहुत सारे लोग भी देखिएगा, वो I.N.D. बोलते हैं, वो इंडिया डायरेक्टली नहीं बोलती हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा सब जगह भी भारत वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, फिर आपका प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आप ये बताइए कि अचानक से इंडिया का जो अभी जैसे कि भी गठन हुआ है, ठीक उसी के बाद भारत आना, ये क्या इलेक्शंस को रिलेटेड हम लोग जोड़ के देख सकेंगे? नहीं, हमारा देश तो भारत शुरू से था। तो अब लेकिन इंडिया हटाना अचानक क्यों? इंडिया हटाना, देखिए कॉलोनियल इंडिया हटा नहीं है ना, इंडिया हटा नहीं है। ठीक है, इंडिया है ना, जिसको आप इंडिया जीतेगा ना, बिल्कुल जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। INDI अलायंस नहीं जीतेगा। मतलब I.N. वो आप कह रहे हैं कि हार जाएगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। बिल्कुल भारत जीतेगा। आप एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था तो भी इंडिया ही का सपोर्ट कर रहे थे, सब तो इंडिया ही बोल रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, बहुत पहले की बात है, मैं पासी स्कूल में पढ़ता था, सेंट एंथनी स्कूल का नाम है। ठीक है, क्लास 5 या 6 में होगा। उस समय वो एक्रोनिम बनाने का ना, और एक्रोनिम का फुल फॉर्म बनाने का बहुत चलन था उस समय। हम लोग के पास तो मोबाइल था नहीं उस समय, तो सब जैसे जापान का फुल फॉर्म बन जाता था, USA का फुल फॉर्म ऑलरेडी था, इंडिया का फुल फॉर्म मेरा एक मित्र है, इमरान नाम है उसका, वो बनाया था, इंडिया नेवर डेवलप इन एनीथिंग। क्या आप उस इंडिया को उससे जोड़ेंगे? तो आज तो पहले जैसा इंडिया नहीं है। ठीक है, पहले सांप सपेरों का देश लोग कहते थे, लेकिन आज जो हमारा इंडिया पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक चीज नहीं, आप एक चीज़ नहीं, वो आप पूजा कीजिए, एक सेकंड, आप पूजा करते हैं। हमारा मुझे ये कहना है कि देखिए आज प्रकृति की पूजा करते हैं। बिल्कुल आप कीजिए, आपका धर्म है, आप अलाउ करते हैं, हर चीज़ की यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे हर चीज़ की इबादत होती है। जो हमारे जो सोमनाथ जी थे, जो इसरो के जो चेयरमैन है, वो मंदिर गए, पूजा की। बिल्कुल। हाँ, तो ये दर्शाता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिखने से ना, अभी बच्चों में चला हुआ एक प्रचलन है। मेरे मोहल्ले में ही एक छोटी बच्ची रहती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई है कुछ दिन पहले। तो एक दिन घर पे गया था चाय पीने, तो बात हुआ, तो बोलती है क्या कि रामायण इज़ अ वेल टोल्ड स्टोरी। वो हिंदू है, स्टोरी तो नहीं, वेल टोल्ड स्टोरी। हम कुछ नहीं बोले, उनकी माँ बोली है चुप, ऐसा बात नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ उससे पूछे एक बात कि बिटिया एक बात बताओ, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पता चलता है? तो बोलता है नासा का है, सबका सैटेलाइट है ऊपर में, उससे पता चलता है। हम बोला कितना खर्चा हुआ होगा? तो बोला करोड़ों खर्चा हुआ है। तो हम बोले कि एक काम करो ना, 25 रुपये का ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर ले आओ और उसका टाइम और नासा का टाइम मिला लो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का। अगर अंतर होगा तो बता देना, हम तुम्हारा बात को मान लेंगे कि रामायण इज़ अ वेल टोल्ड स्टोरी। वो चुप हो गई। हाँ, ये आप तर्कों में जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी आते हैं फिर से इलेक्शन में हम लोग आते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 42 सीट है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें ला पाएगी? देखिए, चुनावी मुद्दा हमेशा अलग होता है और सभी उसी को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। अर्धसैनिक बल का बात किया, जो इलेक्शन को मैनिंग करने के लिए आते हैं, फिर आएंगे। हाँ, फिर आएंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं, पहले ये बूथ भी लूटते, जहाँ बूथ लूटना होता है वो बूथ लूटते हैं। ये तो मान लीजिए जाके मैनिपुलेट करना होता है, वो घर पे जाके ताला मारकर चलाते हैं वोटर। बताइए, ये जो अभी कोलकाता की आपने जो बात की, वेस्ट बंगाल की जो बात की, CPM के वक्त तो इससे ज़्यादा होता था, ये भी मानते हैं।
आज टीएमसी है, कल अगर बीजेपी आएगी तो ये जो सिस्टम जो है इसको चेंज होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। जिस तरह से आप ले लें कि बिहार में जब जदयू नीतीश कुमार चचा, पलटू चचा हमारे अभी तो फिर हो सकता है बीजेपी में जा सकते हैं आप। पलटू चचा तो इसीलिए नहीं तो आप अपने चचा को फिर कैसे बोल रहे बोल रहे हैं, हम वैसे भी बोलते हैं। हाँ, हम पहले भी बोले हुए हैं, पहले मतलब अभी हटने से पहले आपने बोला है। बीजेपी के साथ अलायंस में थे तब भी हम उनको साक्षात सामने पलटू बोले हुए हैं, ठीक है, कोई पीछे की बात नहीं है। मेरा इतना है कि हम नीतीश कुमार जी से ऐसे 1 to 1 मिल सकते हैं। हमको उस समय भी पलटू चचा बोले हुए हैं। क्या बोले चचा को, क्या बोले? कुछ नहीं, हंस के चले गए, आगे बढ़ गए। अभी फिर उम्मीद है कि नीतीश कुमार एक बार फिर आप लोग मौका दीजिएगा क्या? हमको लगता है नहीं देना चाहिए। जैसे हम लोग महबूबा मुफ्ती को एक बार समय दिया था, पीडीपी के साथ गठबंधन करके हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े थे, हम मौका दिया था, वो फिर अपने रवैये पे आ गई, तो इसके वजह से हमको उनको हटाना अच्छा, एक पड़ा। हाँ। आपको बता रहा था बिहार की बात, बिहार में जब तक बीजेपी के साथ शासन था क्राइम रेट ड्रास्टिकली गिरा हुआ था। उसमें तो नीतीश कुमार जी का माना जाता है। नीतीश कुमार का अपॉइंट किया हुआ इंजीनियर जो उनके घर के पास के ब्रिज पे काम कर रहा है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। बाकी तो हत्या, चोरी चमारी डकैती तो अभी आम हो गया। बिहार के लोगों से फ़ोन करके पूछे, पता चल जाएगा। अच्छा, हम लोग फिर से टॉपिक में आते हैं इलेक्शन का, ठीक है। आप मुझे आंकड़ा दीजिए, मतलब आंकड़ा कोई भी आपको जो लगता है। यहाँ पे 42 सीटें हैं, ठीक है, आपको कितनी सीटों में लगता है बीजेपी यहाँ पर एटलीस्ट जीत पाएगी? जो पिछले जो 18 जीती थी वो उससे ज़्यादा या उससे कम? 24। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कहा 24, आपको नहीं लगता इससे पहले बार जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी 6-7 महीना पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, अभी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है? आपको नहीं लगता है बीजेपी अभी वेस्ट बंगाल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है? यही अगर 8-9 महीना पहले अगर हम 2019 की अगर हम बात करें, बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही थी, यहाँ पे लगातार रैलियाँ हो रही थी। अभी उन्होंने चुना है तमिलनाडु को, ठीक है, आपने वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे बयान आप देख रहे होंगे, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्या उनको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल टाइमिंग की बात है। जब जैसे टाइमिंग, आप क्रिकेट में अगर गलत शॉट खेलते हैं, टाइमिंग आपका गलत होता है, आप कैच आउट हो जाते हैं। तो अभी वो टाइम नहीं आया बीजेपी को वेस्ट बंगाल में? होगा कुछ तो ऐसा हुआ होगा, आलोचना हुआ होगा जिसमें हम लोग टाइमिंग पर काम कर रहे हैं। और जिस पे टाइमिंग जब आएगा, हर चीज़ का समय होता है, जब आएगा समय तो किया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, ये आप बता रहे हैं, ठीक है, मैंने और भी 1-2 बीजेपी से मैंने बात की। बीजेपी है नहीं, कोई काम एक्टिव नहीं है सर। आप केंद्र की बात कर रहे हैं कि केंद्र से लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं, मैं 2019 की अगर कंपेयर करूं अभी, ठीक है, उस वक्त जो आज 7-8 महीना पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं, 7-8 महीना पहले नहीं, 3 से 4 महीना पहले शुरू हुआ था, लेकिन एक्टिव दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था, और आपको वही चीज़ आपको इस दिसंबर से भी दिखाई देना शुरू हो जाए। हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली, अमित शाह की रैली हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। बिल्कुल आएंगे। और एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा 24 सीट, ठीक है, 24 सीट में आपको नहीं लगता बीजेपी जो अभी रैली यहाँ पे नहीं कर रही है, आपके संगठन में कहीं ना कहीं कमी हो रही है? नहीं, देखिए 24 सीटें इस पर निर्भर नहीं करता है कि हमारा संगठन कैसा है। संगठन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जब 18 सीट मिला था तब मेरा प्रोजेक्शन था 15 से 16, ठीक है, उस समय 19 में मेरा प्रोजेक्शन था 15 से 16 सीट, लेकिन बीजेपी 18 सीट लेकर आई। संगठन में कितने लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, इस पर वोट नहीं डिपेंड करता है। वोट डिपेंड करता है कि लास्ट माइल जनता तक के लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में कौन सा बड़ा मुद्दा आप लोग बीजेपी लेके जाएगी? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोकल मुद्दा पे लड़ेंगे या आप सेंट्रल लेवल के मुद्दे पे लड़ेंगे? नहीं, लोकल, अब चुनाव तो बंगाल में लड़ेंगे ना। बंगाल में तो यहाँ पे काउंसिलर वार्ड पे तो नहीं लड़िएगा ना? हमारी लड़ाई डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस के साथ है, ठीक है, तो जब लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के साथ है तो मुद्दा भी वही होगा। गोरू चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, हाँ, आपका नौकरी चोरी। आज 600, 700, 800 दिन से स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए, जो पास कर चुके हैं अच्छे नंबर से, वो लोग धरना पे बैठे हुए हैं। उनके लिए ममता बनर्जी को कोई चिंता नहीं है, ठीक है। मालदा में, आपका बारासात में, उस जगह पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, उसको लेके ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती है। जहाँ पे एक एथनिक वायलेंस होता है, जहाँ पे 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, उनको लेके बात करती है। राजस्थान में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कोई मणिपुर नहीं जुड़ाया, लेकिन यहाँ पे मणिपुर नहीं जुड़ा। मणिपुर भी तो आप जुड़ा सकते हैं। मणिपुर का मामला जो है वो अलग है, वो एथनिक मामला है, ठीक है, वहाँ पे हम किसी का पक्षपात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिलिट्री एक्शन या फिर
सीवियर पुलिस एक्शन में बहुत सारा जान माल हो सकता है। आप एक चीज़ बताइए, इसलिए एक सेकंड, कभी-कभी होता है आप ना। मणिपुर के लिए आपने आप बिल्कुल, मैं इस बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सिक्योरिटी इशू अभी भी चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जो बंगाल में जो इलेक्शन होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो यहाँ पे बीजेपी अब जिस तरीके से अभी आप देखिएगा, इंडिया का जैसा मीटिंग हुआ, अभी ईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को एक नोटिस गया, ठीक है। 2019 से हम लोग देख रहे हैं एक नोटिस हमेशा जा रहा है, तो ये सिर्फ नोटिस जाता रहेगा कि ये लोग कभी जेल में जाएंगे अगर इन्होंने भ्रष्ट किया है? देखिए, क्या वो आप राहुल गांधी को लेकर चले भाई, ये जस्ट ईडी सिर्फ लेटर देने के लिए होती है या उनको पकड़ने के लिए भी है? ममता बनर्जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि जिस खूबसूरती से उन्होंने सीपीएम का, लेफ्ट जो चाइना की पार्टी है, उनका सफाया किया और अपना सारा लूप होल बंद किया। जितने भी लोग थे, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कहीं भी हो, उनको जिस तरह से पैक किया, वो बहुत ही एक तरह का मतलब ऐसा किला बना दिया कि जिसको भेदना कठिन है। अब आप भी देख रहे हैं, जहाँ जो हमारे पास प्रमाण जो आ रहे हैं वो मिक्स्ड प्रमाण है, ठीक है, और ये सारा काम अपने चमचे बेलचों को दे देकर करवाई है। आप एक बात बताइए, अभिषेक बनर्जी की आप बात कर रहे हैं, इंडिया IND अलायंस में वो उनके लिए सीट छोड़ा जाएगा, कल कुछ किया नहीं, जहाँ तक मेरी, मैं आपको जानकारी बताइए, ममता बनर्जी बराबर बोलते आती है, भैया लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा बात को, ममता बनर्जी बराबर बोलते आती हैं कि मैंने अपने माँ के गहने बेचकर अपने भाई को, अपने भतीजों को पढ़ाया लिखाया है, ठीक है। एक बात बताइए, अभिषेक बनर्जी भाईपो का 100 करोड़ का बंगला आपका भवानीपुर में है, हरीश मुखर्जी रोड में है, 100 करोड़ का बंगला। अगर कोई मध्यम वर्गीय या निम्न, ममता बनर्जी के हिसाब से वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अगर वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हम तब के लिए मान लें कि उनका धंधा कोई था या बिजनेस कोई था या जॉब कोई था जिससे वो 4 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए दिन का बिजनेस करती थी और 25% के हिसाब से 1 लाख रुपये दिन का मुनाफा बचाती थी, तो एक साल में 3 करोड़ 65 लाख रुपया होगा बिना खर्च किए, बिना व्यय किए, ठीक है। और 100 करोड़ बनाने में 28 साल लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अभिषेक बनर्जी 5 साल की उम्र से, जब उन्होंने बंगला बनाया था 32 साल उम्र था, तो अभिषेक बनर्जी 5 साल की उम्र से ऐसा क्या काम कर रहे थे कि डेली का उनका इनकम 1 लाख रुपए का था और वो 32 साल की उम्र आते आते 100 करोड़ का बंगला ठोक लिया? आपने वो ठीक है, आपने पूरा बताया, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताइए, नहीं जनता जाननी चाहिए। नहीं, जनता आपने बिल्कुल, आपने जो भी यहाँ पे सुनी, मुझे ये जितना आप लोगों ने इनको बताया, तो ईडी को तो इससे ज़्यादा पता होगा, ईडी को तो इससे ज़्यादा पता होगा, तो ईडी फिर उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ईडी के पास प्रमाण है, धीरे धीरे जा रहा है, फांसी का फंदा पहुंच रहा है। और ये जो बयान दिए थे ना अभिषेक बनर्जी, যে আমি যদি একটা টাকাও নিয়ে থাকি আমি ফাঁসিতে उठे जाबो शहीद मीनार माटे, उनको वहाँ पे हम लोग वो नहीं जाएंगे ना, तो बंगाल की जनता धक्का दे के वहाँ पे ले जाके फांसी पे चढ़ाएगी, देख लीजिएगा। आपने ठीक कहा, ये आपने अभिषेक बनर्जी को बताया। आप ये बताइए कि ईडी को जिस तरह से अभी चल रहा है, ठीक है, अभी आने वाले इलेक्शन में अभी बहुत सारे आपके जितने भी बड़े बड़े नेता उनके घर में भी रेड जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी बड़ा नेता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पिछले बार जो बोल रहे थे कि ये लोग भ्रष्ट है, लेकिन इनमें से कोई भी बड़ा नेता जेल में नहीं है, ठीक है। तो ये कमी तो हो गया कि ये लोग भ्रष्ट है, जनता भी जान चुकी है। तो प्रमाण तो ठीक है, लेकिन इनको तो सजा मिलना चाहिए ना। आज ये पूरा तो है, ये लोग जो अपना चिट्ठा दिखा रहे हैं आपका डिक्लेरेशन में या इनकम टैक्स की फाइल में, वो भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये लोग जेल में कब जाएंगे, मुझे ये जानना है। फिर अभी 2024 आ जाएगा, फिर उसके बाद 29 आ जाएगा, फिर इलेक्शन चलेगा। आम जनता, आपने बोला जिनके पास से प्रमाण मिला, पार्थो को बोलिए वो जेल में है, वो जेल में है। तो टीएमसी भी तो वो अपने आप को अलग कर दिया, तो मंडल को बोलिए वो भी जेल में है, के पास से पुख्ता प्रमाण मिल चुका है, वो भी जेल में है। कालीघाट का काकू वो भी जेल में है। नहीं, बहुत सारे नेता टीएमसी के जेल में है। चेला चपाटी जो है, देखिए चूल पकड़ के टानने से ना माथा अपने आप आ जाए, तो ये जो हम लोग पकड़े हैं ना, ये चूल है, केस है, उसको टान रहे धीरे धीरे, वो दोनों आ जाएगा माथा, देख लीजिएगा। तो ये थी हमारे साथ छोटी सी मुलाकात जनता के साथ, और आने वाले दिनों में और भी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।